सो बायो स्टैटिस्टिक्स को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका कवर अप किया था, जिसके अंदर हमने इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज, हमने डेटा, डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन और इसकी थोड़ी सी बेसिक टर्म्स को हमने डिस्कस किया था। अब थोड़ा सा टर्मिनोलॉजीज के अलावा अब हम देखते हैं कि हमारे पास स्टैटिस्टिकल जो डेटा है इन टर्म ऑफ ग्राफ्स, या जो अगर हम कहें जो पिक्टोग्राम्स है या डेटा विजुलाइजेशंस के जो कॉन्सेप्ट है, हम इसको लेके चलते हैं कि हमारे पास जो डेटा स्टैट्स की टर्म में किस तरह हम उसको विजुलाइज करते हैं। डेटा विजुलाइजेशन या इसकी जो ग्राफिंग है डेटा की, ये हमारे पास अगर इसकी बेसिक को लेके चलते हैं, हमारे पास इसके ऊपर बहुत सी बुक्स भी हैं, तो आप उन बुक्स को भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास ये जो मटेरियल है ये मैंने सैनफोर्ड बोल्टन से ही लिया है, उसके चैप्टर नंबर 2 से, और मैं किताब की सीक्वेंस को मैं फॉलो करके चलूँगा। तो अब आपके पास क्या होता है, देखिए स्टैट्स के अंदर हमने लास्ट टाइम बात की थी। स्टैट्स के अंदर क्या बात हुई थी कि हमने स्टैट्स के अंदर हमारे पास जो डेटा था, अगर मैं बात करता हूँ स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमने डेटा को स्टडी किया था। स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमने डेटा को स्टडी किया था। अब स्टैटिस्टिक्स के ऊपर आप लगाते हैं बायोस्टैट्स, तो मतलब वो डेटा जो मोस्टली हमारे पास ह्यूमन या मैमल्स या लिविंग से रिलेट कर रहा है, तो वो बायोस्टैट्स है। अभी मैं स्टैट्स को लेके चलूँगा, देन मैं उसको मैं लिंक करूँगा कि बायोस्टैट्स और स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास क्या ये डोमेन का फ़र्क है। जस्ट उसके अंदर हमारे पास जो सैंपल होंगे वो रिलेट करेंगे ह्यूमन से या लिविंग बॉडी से, और तो ये इतना सा जस्ट ये डिफरेंस है। अच्छा, आपका जो डेटा होता है, आपके पास डेटा जो आप ऑब्जर्व करते हैं या एनालाइज करते हैं, जो भी तरीका है आपके पास, जो एक डेटा आप एक जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक डेटा को ऑब्जर्व किया, आप इसकी एग्जांपल लेते हैं, यार ऐसे करो कि आपके पास जो डेटा, जो फर्स्ट टाइम आपने जो डेटा ऑब्जर्व किया वो आपके पास होता है रॉ डेटा, या जैसे हमारे पास क्रूड डेटा, जिसको मैं ये कह दूँ, क्रूड की टर्म मैं यूज़ करता हूँ, मतलब वो मेरे पास रिफाइन नहीं है, वो एक इसको समझने जाए कि मतलब वो क्लस्टर ऑफ डेटा है कि उसमें से मुझे एक्सट्रैक्ट आउट करना है कि अपना डिजायर्ड डेटा। तो किसी भी रॉ डेटा को, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक सर्वे किया हमने हॉस्पिटल के अंदर, हमारी एग्जांपल चली थी 10 से 2 तक। हमने ओपीडी के अंदर बीपी के पेशेंट्स का जो वो था उसको हमने, या ओबेसिटी के फैक्टर को, या हमने बॉडी मास इंडेक्स को हमने सर्वे किया था, जो हमारे पास 300 प्लस की पॉपुलेशन थी या 300 की पॉपुलेशन थी। अब मेरे पास एक साथ बहुत ज़्यादा डेटा आ गया 300 का। फॉर एग्जाम्पल मैं पॉपुलेशन की बात करता हूँ, मेरे पास 300 का डेटा आ गया, मेरे पास बहुत से चार्ट्स बन गए, सही है। अब मैं इस 300 के डेटा को एनालाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं मिसाल के तौर पे मैं उसको एक हिस्टोग्राम में बना दूंगा। मिसाल के तौर पे हिस्टोग्राम के मैं डिफरेंट चार्ट्स बना दूंगा, कहूँगा यार 10 से 11 तक कितने अफराद आए थे ओपीडी में, 11 से 12 तक कितने अफराद आए थे ओपीडी में, 12 से 1 तक कितने अफराद आए थे, और 1 से 2 बजे तक कितने अफराद आपके पास ओपीडी में आए थे। तो इस तरीके से आपने उस डेटा को कैटेगराइज कर लिया या क्लासिफाई कर लिया। आपने ग्राफ्स के फॉर्म में उस डेटा को समहाउ समराइज कर लिया। अब एक चीज़ को समझा जाए, जो ग्राफ होते हैं वो आपके पास एक्चुअल इंटरप्रिटेशन नहीं देते, मतलब वो एक्चुअल वैल्यूज आपसे नहीं बता सकते। ये समहाउ आपको बता रहे कि यार इसका फैक्टर इतना है। अगर मेरे पास एक बड़ा सा डेटा है और मैं उसको सिंपल में ग्राफ बनाता हूँ, हिस्टोग्राम बनाता हूँ, बार चार्ट बनाता हूँ, या मैं किसी भी मैं एक्स वाई स्कैटर से मैं दो वेरिएबल को मैं स्टडी करता हूँ, तो उसके अंदर मुझे बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं बनेगा। मैं उसके में इक्वेशंस को मैं जनरेट करता हूँ, देन फिर मैं उसके ज़रिए मैं वेरिएबिलिटी या लिनियरिटी को फाइंड आउट करता हूँ। ग्राफ्स जो होते हैं वो उस डेटा को विजुलाइज करते हैं, उस डेटा को जो हमारे पास ऑडियंस है उसके लिए समहाउ अपीलिंग बनाते हैं। ऑडियंस जो होता है वो डेटा को अंडरस्टैंड कर सकता है, और उससे जो आउटकम है उस डेटा का, जो रॉ डेटा को समहाउ आप उसको क्लासीफाई कर लेते हो रिफाइन में, या उसको रिफाइन कर लेते हो रॉ डेटा को। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल डेटा विजुलाइजेशन, तो ये बहुत से हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हमारे पास डिफरेंट बुक्स में अलग अलग टॉपिक्स के नाम से कवर अप किया है। मेन चीज़ क्या है कि आपके पास जो आपने डेटा लिया है उसको आपने समहाउ एक थोड़ा सा, यार आप ग्राफ्स के फॉर्म में या पिक्टोग्राम्स के फॉर्म में उसको रिफाइन करना चाहते हो, सही है। आपके पास एक बहुत मशहूर रोनाल्ड ए फिशर, जिनको हमारे पास फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है, ए फिशर, उनका एक कोटेशन यहाँ पे इसको दिया गया कि टेबुलेशन ऑफ अ रॉ डेटा कैन बी थॉट एज एन इनिशियल
एंड अ लीस्ट रिफाइंड वे ऑफ प्रेजेंटिंग द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, कि अगर आप किसी भी डेटा को टेबुलर फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में लाते हो तो आप उस रॉ डेटा को आप समहाउ रिफाइंड फॉर्म में लाते हो। और सबसे पहला जो स्टेप होता है डेटा रिफाइनिंग में या डेटा एक्सट्रैक्टिंग में या डेटा हंटिंग में, तो आपके पास उसको टेबुलर फॉर्म में या टेबल्स की फॉर्म में या समहाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप उसको करते हो, देन आपके पास उस ग्राफ को अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है कंपेयर टू। अब आपके पास दो किस्म की मेन ग्राफ हो सकते हैं, एक हो सकता है कि बार चार्ट्स या डिफरेंट जो क्वांटिटेटिवली किसी के करेक्टर को बताएं, और एक हो सकता है क्वालिटेटिवली, आपने जैसे ये पढ़ा था। अब आपके पास क्वालिटेटिवली भी हो सकता है उसकी क्वांटिटी को बताएं, और कुछ हमारे पास चार्ट्स हैं जो उसकी क्वालिटी को बताएं। मिसाल के तौर पे अगर आप एक सर्वे कर रहे हो जिसके अंदर आपके पास पेशेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आप एक के अंदर पेशेंट्स के डिफरेंट कोलेस्ट्रॉल लेवल को आप चेक कर रहे हो, सेकंड के अंदर आप उन पेशेंट्स के आप जेंडर को आप देख रहे हो कि यार मेरे पास 66 फॉर एग्जांपल फीमेल थी, 103 मेरे पास मेल थे, और समहाउ उसके अंदर 62 मेरे पास चाइल्ड थे या जो भी थे, और आपने उसके कोलेस्ट्रॉल की जो सैंपल का साइज लिया उसको आपने स्टडी किया। अगर आप किसी भी पेशेंट की आप क्वालिटी को, यानी कि उसकी जेंडर को, उसकी एज को, उसकी नेशनैलिटी को, उसकी कास्ट को, उसकी बिलोंगिंग्स को आप बता रहे हो, तो वो आपके पास क्वालिटेटिवली है जो चार्ट्स के जरिए आप कर रहे हो, और देन उसके बाद आपके पास क्वांटिटेटिवली के अंदर आप उसके समा उसके पैरामीटर बता रहे हो कि अगर आप इसकी हाइट की वैल्यू को आप फॉर एग्जांपल आप बता रहे हो कि इसकी 5 फीट से लेके 6 फीट है, 6 फीट से लेके 7 फीट है, 7 फीट से पीछे 8 फीट, तो आप डिफरेंट आप उसके पास कैटेगरी बना सकते हो। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे हमारे पास कौन से बेसिक चार्ट्स हैं और उन चार्ट्स को हम प्लॉट कैसे करेंगे। अभी हमारे पास ये नहीं है कि हमारे पास कौन से डेटा के लिए हम कौन सा चार्ट लगाएंगे, जस्ट हम इसको ओवरव्यू लेंगे, फिर हम उसके बाद जैसे जैसे हम टेस्ट करते रहेंगे, उसके साथ हम जब हम उसकी प्रोबेबिलिटी पे जाएंगे, देन उसके बाद हाइपोथेसिस पे जाएंगे, देन काय स्क्वायर वगैरह जिस पे भी हम वो मूव ऑन करेंगे, तो उसके अगेंस्ट जो चार्ट हमारे पास यूजफुल है हम उसको उस टाइम प्लॉट करना सीखेंगे। बट ये हमारा जो मेन ओवरव्यू है इस चैप्टर नंबर 2 का, इसमें हम देखेंगे हमारे पास डिफरेंट चार्ट को प्लॉटिंग कैसे होती है और कौन कौन से की फैक्टर्स हैं जिनको हमें सामने रखना पड़ता है किसी भी चार्ट को प्लॉटिंग के लिए। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव प्लॉट और रिलेटिव प्लॉट, जहाँ कहीं भी टर्म डिस्क्रिप्टिव आती है तो आप उसके कैरेक्टरिस्टिक को समहाउ आइडेंटिफाई कर रहे हो। तो आप किसी भी मिसाल के तौर पे आपके पास एक डेटा आया, आपने ओपीडी वाले को मैं लेके चलता हूँ क्योंकि बायोस्टैट से तो मैं इसमें मेडिकल, आपने उसके अंदर एक डेटा के अंदर एक बार चार्ट बता दिया। मिसाल के तौर पे आपने देखा कि यार जो BMI है उसका 18 से लेकर 25 तक के पेशेंट कितने जिसका BMI, और 26 से लेकर 30 के पेशेंट कितने, और 31 से लेकर 35 के। फिर आपने उनकी फ्रीक्वेंसी बताया यार 18 से 25 के, आपने इसको सेट कर दिया 0, और यहाँ पे आपने रख दिया 50 पेशेंट, इधर रख दिया 100 पेशेंट और ये 150 पेशेंट। तो आपने जितने पेशेंट हैं आपने उस हिसाब से उस चीज़ को उसको क्लासीफाई कर दिया यार ये इतने पेशेंट हैं, ये इतने पेशेंट हैं, ये इतने पेशेंट हैं, तो ये समा आपने उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी। सही, ये होता है आपके पास डिस्क्रिप्टिव। रिलेटिव का मतलब क्या है कि आपने उसके मिसाल के तौर पे आपके जो ओपीडी के अंदर जो पेशेंट हैं उसके अंदर आपने कंपेयर किया यार जिनका एज ज़्यादा है उनका बीपी को आपने उसके साथ कंपेयर कर लिया। फॉर एग्जांपल एज और बीपी का रिलेशन, आपने कहा नहीं जिनका वेट और BMI को कर लिया कंपेयर, वो भी आपके पास है, ये तो डायरेक्ट रिलेशन है। फिर आपने इस तरीके से बहुत से पैरामीटर दो आपने वेरिएबल सेलेक्ट किए। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के ऊपर मैं भी बात नहीं करता कि यार वो एक के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा कहता है नहीं यार वो डिपेंड नहीं करता। खैर उसको भी हम वो अलग रखते हैं। हम कहते हैं आपने दो वेरिएबल्स या दो प्रॉपर्टीज उठा ली उस पेशेंट की। यार आपने देखा यार मैं इसकी एज को स्टडी करता हूँ, देन मैं इसके कोलेस्ट्रॉल को करता हूँ, या मैं वेट को लेता हूँ और उसको मैं कंपेयर करता हूँ कोलेस्ट्रॉल के साथ। तो जब कभी भी आप दो प्रॉपर्टीज़ को या दो करेक्टर को जब आप कंपेयर कर रहे हो तो जिन चार्ट्स की फॉर्म में आप कंपेयर करते हो तो वो आपके पास रिलेटिव प्लॉट्स कहलाते हैं। रिलेटिव प्लॉट्स के अंदर एक्स वाई स्कैटर्स प्लॉट मोस्टली यूज होता है। इसके अंदर आप क्या होता है, मिसाल के तौर पे आपने एक तरफ रख लिया वेट और दूसरी तरफ आपने इसके कोलेस्ट्रॉल लेवल को आपने कंपेयर कर लिया और देखा वेट जिसका इतना है और वेट की रेंज आपने बना दी। फॉर एग्जांपल वेट की रेंज आपने बना दी 70 kg, 80 kg, 90 kg, 100 kg, कोलेस्ट्रॉल की 160 मिलीमीटर पर डेसीलीटर, जो भी इसकी रेंज है 160, 180, 200, 250, देन आपने उसके पास प्लॉटिंग कर दी कि यार ये देखा गया। फिर आपने उसको देखा कि यार इसकी लिनियरिटी क्या है या रिलेशन क्या है या इसकी स्कैटरिंग कैसी है प्लॉट की। अगर बहुत ज़्यादा रैंडम है तो वो हमारे पास आइडियल नहीं है, लीनियर पैटर्न है, तो ये बहुत से हमारे पास ये केसेस है।
मेन थीम क्या है इसकी, मेन थीम क्या है, डिस्क्रिप्टिव प्लॉट्स के अंदर आप उसके समहाउ कैरेक्टरिस्टिक का मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करते हो, रिलेटिव प्लॉट में आप उनके मैग्नीट्यूड को छोड़ के आप एक रिलेशन जज करते हो कि दो जो आपने प्रॉपर्टीज उठाई वो आपस में क्या लिंक करती हैं, क्या उनके दरमियान कोई ऐसा रिलेशन है या नहीं, तो वो आपके पास जाता है रिलेटिव प्लॉट्स में। सही, रिलेटिव प्लॉट्स के अंदर दो चीज़ें आप पढ़ते हो, एक्स और वाई वेरिएबल। देखो एक्स वेरिएबल ये जिसको हम कैजुअल कहते हैं, और एक होता है वाई वेरिएबल जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स। आपको पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मैं इस क्वाड्रेंट को मैं रीड करता हूँ। एक्स वेरिएबल मेरे पास मोस्टली क्या होते हैं, कैजुअल या इंडिपेंडेंट, जो डिपेंड ना करें, और जो वाई है वो डिपेंड करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक पेशेंट का वेट है, वो डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन उस वेट के बढ़ने की वजह से आपको पता है कि उसका BMI बढ़ जाएगा, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, उसका BP वो बढ़ जाएगा। तो वजन के बढ़ने की वजह से क्या क्या आपके पास कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, तो वो आपके पास है वाई वेरिएबल या रिस्पॉन्स। एक्स वेरिएबल क्या हो गया, आपके जो इंडिपेंडेंट है वो वेट हो गया, वेट सही है, आपका जो पेशेंट का वजन है। लेकिन अगर आपके पेशेंट का जब वजन बढ़ेगा तो उसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकती हैं, वो आपके हैं वाई वेरिएबल्स। तो बायोस्टैट्स के अंदर किसी भी सर्वे के अंदर अगर मैं फॉर इंस्टेंस को एग्जांपल लेता हूँ तो मैं ये कहता हूँ यार अगर वेट का मेरे पास ब्लड प्रेशर के साथ क्या लिंक है, आप कहते हो नहीं यार ये मुझे समझ नहीं आता, तो मैं कहता हूँ यार अगर हम ब्लड प्रेशर का कोलेस्ट्रॉल के साथ अगर हम लिंक निकालें तो इस तरीके से आप दो कैरेक्टरिस्टिक को आप लिंक कराते हो। वाई वेरिएबल रिस्पॉन्स वेरिएबल कहलाते हैं, जो हमारे पास डिपेंड कर रहा होता है हमारे जो सिलेक्टेड एक्स वेरिएबल है। एक्स और वाई वेरिएबल की सिलेक्शन हम एक्सपीरियंस की बेसिस पे भी हम ये वो करते हैं, या फिर हम देखते हैं हमारी जो स्टडी है। फॉर एग्जांपल हम इस स्टडी के अंदर हम क्या चेक करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे हम चेक करना चाहते हैं effect of weight on the blood pressure, for example effect of geriatrics or the trend of blood pressure in the geriatrics, क्या वो बूढ़े लोगों में उसका ट्रेंड को आप फाइंड आउट करो, तो फिर आप एज को फैक्टर ले लोगे, देन उसको कंपेयर कर लोगे अपने जो भी आपके पास वो डिजायर पैरामीटर है। तो इस तरीके से आप एक रिलेशन जनरेट करते हो। रिलेशन जनरेट करने के लिए आपके पास दो वेरिएबल भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी बेसिक स्टेप के अंदर हम लेके चलते हैं दो, एक्स और वाई वेरिएबल। एक्स वेरिएबल वो जिसकी जो इंडिपेंडेंट है, मिसाल के तौर पे एज डिपेंड नहीं करे, लेकिन उस एज के बढ़ने की वजह से क्या होता है, मिसाल के तौर पे मैं एज का मैं रिलेशन निकालता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं मसल्स मास से निकाल रहा हूँ कि यार एज बढ़ने के बाद वो मसल्स का प्रोपोर्शन, या मैं बॉडी फ्लूइड का निकाल रहा हूँ कि बॉडी में हमारे पास जो लेवल है हाइड्रेशन की, स्किन की हाइड्रेशन रेशियो निकाल रहा हूँ, मैं इंजाइमल सिक्रेशंस का निकाल लूँ। तो समहाउ मेरे पास जो एज है वो कितनी किन किन चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर रही है, जो चीज़ें एज की वजह से इन्फ्लुएंस हो रही हैं वो मेरे वाई वेरिएबल है, या जिसको मैं रिस्पॉन्स वेरिएबल कहूँगा। सही है। अब हमारे पास चलते हैं द हिस्टोग्राम या द बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है, सही है, ये हमारे पास एक बेसिक थी। हिस्टोग्राम या बार ग्राफ, मिसाल के तौर पे हिस्टोग्राम हमारे पास अगर एक्स वाई एक्सिस में हमारे पास सिंपल एक चार्ट्स होते हैं लीनियर, और ये मोस्टली इस तरह की आपके पास लाइंस होती हैं, ये आपके पास कहलाती हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम उन डिस्ट्रीब्यूशंस में होती हैं, ये हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है कि हमारे पास मिसाल के तौर पे बताती है कि कितना फ्रीक्वेंट है वो। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, मेल और फीमेल का हिस्टोग्राम बनाते हैं कि कितने पेशेंट मेल हैं, कितने पेशेंट फीमेल हैं, और यहाँ पर आपने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी 0, 50, 100 कि मतलब आपके समहाउ 75 पेशेंट जो है मेल हैं और 100 पेशेंट फीमेल हैं। बेसिक हिस्टोग्राम का जो फंक्शन होता है कि वो किसी भी डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहा होता है, किसी भी डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहा होता है। किसी भी डेटा की अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को पिक्टोग्राम में या विजुलाइज करना चाहते हैं तो वहाँ पर जो सिलेक्शन ऑफ ग्राफ है वो हिस्टोग्राम है और बार ग्राफ। ये हो सकता है कि हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल हो और ये इस तरह हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन में भी हो सकती है, और देन हमारे पास ये वर्टिकल लाइन में भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास डेटा की हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उस हिसाब से हम चले जाते हैं। हिस्टोग्राम में मोस्टली हम किस डेटा को रखेंगे, देखें अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी
मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास 6 से लेकर 18 तक हमारे पास ये बार हम यूज़ करते हैं, यानी कि 6 से 18 के दरमियान बार हम ये वो बनाए लाइंस। इससे ज़्यादा हमारे पास ये चीज़ें विजुलाइज करने में हेल्पफुल नहीं होता। अब एक चीज़ है कंटिन्यूस डेटा और इनकंटिन्यूस या डिस्क्रीट डेटा। तो हिस्टोग्राम बेसिकली ये डिस्क्रीट डेटा के लिए कंटिन्यूटी नहीं होती, बट हमारे पास हिस्टोग्राम को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कंटिन्यूस में, जब हम उसकी क्लास बाउंड्री या इंटरवल्स के ज़रिए हम उसको लिंक कर सकते हैं, लेकिन वो डेटा हमारे पास क्वालिटेटिव हो, ना कि वो क्वांटिटेटिव हो। डेटा मिसाल के तौर पे आपका ब्लड प्रेशर वगैरह, उसकी आप क्वांटिटी के हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन अगर डेटा आपका क्वालिटेटिव है, मिसाल के तौर पे कोई जेंडर है, तो उसको आप कंटिन्यूटी में नहीं ला सकते, बट आप क्वांटिटेटिव डेटा को समहाउ उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कंटिन्यूस डेटा में। तो ये आपके पास एक पॉसिबिलिटी है होती हिस्टोग्राम के अंदर। खैर, हिस्टोग्राम के ऊपर ये एक सिंपल सी रहे, द हिस्टोग्राम कैन बी कंसिडर एज अ विजुअलाइजेशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल, मोस्टली फ्रीक्वेंसी को बताते हैं। और द चॉइस ऑफ द इंटरवल फॉर हिस्टोग्राम डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, जितने जो हमारे उस डेटा के ऊपर है। 8 से लेकर 20 हम इक्वली स्पेस इंटरवल को हम हिस्टोग्राम में यूज़ करते हैं। तो हमारे पास मतलब जो ये हिस्टोग्राम में हम ये 8 से 20 के दरमियान हम चार्ट बना सकते हैं। इससे ज़्यादा करने पे वो कॉम्प्लेक्स होता है या डेटा की विजुअलाइजेशन समहाउ हमारे पास वो अपीलिंग नहीं रहती। जो हमारे पास जो ऑडियंस है, जो रीडर है, वो उसको समहाउ उससे गेट अप करने में या उसको एब्जॉर्ब करने में नॉलेज काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती है। अच्छा, इसका जो मैग्नीट्यूड है, जितना ये बार आपके पास हाई होगा उतना आपके पास उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा या उतनी वो फ्रीक्वेंट है। तो जो मैक्सिमम बार है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि ये फ्रीक्वेंट है। मिसाल के तौर पे आपके पास ओपीडी का डेटा है, मैं वो लेके चलता हूँ। ओपीडी का डेटा क्या था? ओपीडी के अंदर आपने कंपेयर किया था सुबह 10 से दोपहर 2 तक के पेशेंट्स को देखा था। आपने हिस्टोग्राम बनाया, आपने एक बना दिया 10 का, एक बना दिया 11 का, 11th आवर का, 10 आवर का, एक बना दिया 12 आवर का, और एक बना दिया 13 आवर का, और एक बना दिया आपने 14 या 2 बजे तक। आपके पास 10 इतने आए थे, 11 में इतने आए, 12 में इतने आए, हो सकता है कम हो जाए, 13 में इतने आए, 14 में इतने आ गए, मतलब 2 बजे। तो इसके अंदर यहाँ पर आपने 0 से लेकर फॉर एग्जांपल ये 50 पेशेंट हैं और ये 100 पेशेंट है और ये 150। तो ये समहाउ आपके जो ये 2 बजे के पेशेंट की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। तो ये हिस्टोग्राम में आपको ये एक समहाउ रिलेशन मिलता है कि यार मेरे पास कौन सी स्लॉट पे कितने ज़्यादा पेशेंट है। तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने उससे, या इसको अगर आप एज के साथ ब्लड प्रेशर को ले आते हैं कि एज और ब्लड प्रेशर के ग्रुप का अगर आप देखते हैं किस क्लास इंटरवल में आगे, तो आप 65 प्लस ईयर्स के जो लोग हैं उनका जब आप बीपी कंपेयर करते हैं वो देखते हो यार उसकी जो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक का जो रेशियो है वो 140/95 140/100 आ रहा है फॉर एग्जांपल। तो आपको वो पता चलेगा यार किस एज ग्रुप का आपके पास सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हाई रहता है। तो आप एक हिस्टोग्राम की फॉर्म में भी समा उसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हो या उसको विजुलाइज कर सकते हो, उस डेटा को जनरेट कर सकते हो। हिस्टोग्राम का बेसिक फंक्शन ये होता है। हिस्टोग्राम के अंदर क्लासिकल हिस्टोग्राम के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास इसकी अगर हम देखें हिस्टोग्राम तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सी आ जाते हैं। क्लासिकली हिस्टोग्राम के पास ये आपके पास एक इसकी बहुत ज़्यादा सिंपल सी एग्जाम्पल है और जिसके अंदर आपके डेटा की विजुअलाइजेशन के ऊपर बात की गई है। देन आपने देखा होगा जो ग्राफ है इसकी जो बार की जो लेंथ है ये आपको फ्रीक्वेंटली ये वो बताती है कि कितने फ्रीक्वेंट है या इसकी जो मैग्नीट्यूड है समाउ कितना ज़्यादा है। जितना मैक्सिमम हाइट होगी उस बार की वो उसकी फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा होता है। देन आपके पास एग्जाम्पल दिए क्लास इंटरवल लिया 10 से 20, 21 से 30 और 31 से 40, 40 से 50। देन आपने उसके पास इसको प्लॉट किया गया, इसकी फ्रीक्वेंसी ये 4 है 6 है। अब इसके अंदर तो हमारे को पता है 12 फ्रीक्वेंसी 31 से 40। जब हमने इसको प्लॉट किया 30 से 40 के दरमियान को तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आई वो 12 आई। तो हमारे पास जो इसका बार का एरिया है वो सबसे ज़्यादा है। तो मतलब हमारे को पता चला यार ये क्लास इंटरवल जो 30 से लेकर 40 है उसके अंदर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं या सबसे ज़्यादा हमारे पास सब्जेक्ट लाई करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास जो उससे कम है वो 40 से 50 के दरमियान है। देन उससे कम हमारे पास 10 से 20 के दरमियान है। देन उससे कम हमारे पास 50 से 60 के दरमियान है। देन उससे कम हमारे पास 20 से 30 के दरमियान है। तो इस तरीके से हमारे पास डेटा को विजुलाइज करना आसान होता है। अब एक चीज़ है कंस्ट्रक्शन एंड द लेबलिंगोग्राम। आपने अभी ग्राफ को देख लिया हिस्टोग्राम। अब मैं बात करता हूँ जनरल ग्राफ की। जनरल ग्राफ के अंदर हमारे पास एक चीज़ होती है, देखें इसको मैं बिल्कुल सिंपल लेके चलता हूँ एक ग्राफ को।
जनरल ग्राफ के अंदर हमारे पास सबसे पहले होंगे एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सही है। अब ये जो एक्सिस हैं इसके ऊपर हमारे पास वेरिएबल्स होंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं लेके चलता हूँ टाइम का और मैं कंपेयर करता हूँ उसको, टाइम को मैं कंपेयर करता हूँ किसी भी ड्रग की कंसंट्रेशन से, या ब्लड की कंसंट्रेशन में लेता हूँ, सही है। आपके पास एक आईवी इंजेक्शन दिया आपने पेशेंट को, तो उसको शुरू में कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई, देन उसके बाद वो ड्रॉप हो के टाइम के बाद वो कंसंट्रेशन कम हो गई टाइम के साथ साथ। आपने किस चीज़ को कंपेयर किया? टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन। अब एक किसी भी कहा जाए कि किसी भी ग्राफ के अंदर जो पैरामीटर हमारे पास अहम है वो एक्स और वाई, वो वेरिएबल्स हो। देन उसके बाद हमारे पास यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन हमारे पास मिलीमीटर पर मोल है फॉर एग्जांपल ब्लड की, और टाइम की यूनिट है पर आवर, या सिंपल हम आवर्स में लेते हैं, घंटों में यूनिट हो गया। आपका टाइटल होता है कि आपने ये बनाया प्लॉट, फॉर एग्जांपल प्लॉट बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम ऑफ ड्रग ए, फॉर एग्जांपल कोई ड्रग ए है, सही है। आपने जो चीज़ें आपके पास किसी भी ग्राफ को बनाने के, आपके उसका प्लॉट हो, उसका टाइटल हो, जैसे ये आपने टाइटल बनाया, देन ये टाइटल के बाद आपके पास उसके एक्सिस हो, एक्सिस के बाद आपके पास कोऑर्डिनेट्स या जो आपने पॉइंट्स प्लॉट्स किए हैं वो हों, और उस पॉइंट को प्लॉट्स करने के बाद आपको उसको समहाउ एक लीनियरिटी या स्मूथ कर्व के अंदर उसको ज्वाइन किया हुआ। ये हमारे पास ग्राफ के बेस। एक और चीज़ होती है कि हमारे पास स्केल सेटअप हो, हाँ, और हमारे पास डिफरेंट एक्स और वाई एक्सिस के जो भी हमारे पास मैग्नीट्यूड्स हैं या इसकी जो रेंजेस हैं वो हमारे पास गिवन हो। मोस्टली क्या होती है, एक्स की रेंजेस वाई से डिफरेंट है होती है। मिसाल के तौर पर अगर टाइम मैंने किया है 1 घंटे से 6 घंटे के दरमियान स्टडी टाइम की, तो मेरी कंसंट्रेशन हो सकता है कि मेरे पास 2 मिलीग्राम से ड्रॉप हो के 0.3 तक गई हो। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ ना कि मैं 0 यहाँ पे रख के फिर मैं इसको मैं 0.2, 0.4, 0.6 अप टू दैट 2 मिलीग्राम, मैं इस तरीके से मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ। तो एक्स और वाई के स्केल सेटअप हो, तो इस तरीके से आप किसी भी ग्राफ को समहाउ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बेसिक एक ग्राफ आपके पास शो होता है, लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं बुक के अंदर। प्रॉपर कंस्ट्रक्शन एंड द लेबलिंग ऑफ अ ग्राफ आर क्रूशियल एलिमेंट इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सही है। अ गुड ग्राफ और अ चार्ट शुड बी सिंपल येट द क्लियरली ट्रांसमिट द इंटेंडेड मैसेज। आपका ग्राफ इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो कि आपने बहुत से ज़्यादा आपने उसके अंदर फालूदा कर दिया हो या एक्सेस नॉलेज डाल दिया कि सामने जो ऑडियंस है उसको समझ ही ना है। आपने ग्राफ को जस्ट सिंपल बनाना है, सादा बनाना है, बट आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है अ टाइटल शुड बी गिवन। आप जिस चीज़ का जो ग्राफ है वो किन वेरिएबल्स के दरमियान है वो आपने वो बताना है। एक्सिस शुड बी क्लियरली लेबल्ड। आपके जो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और उसकी जो कंपैरेटिवली जो आपने वेरिएबल सेलेक्ट किए, टाइम और कंसंट्रेशन, वो आपने उसको विजिबल करना है। देन उसके बाद आपने उसकी यूनिट को भी मेंशन करना है। अच्छा, जो एक्स एक्सिस पे होते हैं वो आपके पास एब्सिसा एक्स एक्सिस के ऊपर है, और जो वाई एक्सिस होते हैं उसके ऊपर ऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, जो आप प्लॉट्स करते हैं या जो आपके पास होते हैं, सही है। ग्रिड लाइन में बी एडेड इफ इट इज़ यूज शुड बी कैप्ट मिनिमम। ग्रिड लाइन्स क्या होती है? मिसाल के तौर पे आप एक ग्राफ बनाते हैं ना, तो ग्राफ के अंदर आपके पास समहाउ इमेजनरी पार्टीशंस लाइन होती हैं, ये ब्लर होती हैं, बहुत ज़्यादा ब्लरी इफेक्ट होती है। इस ग्रिड लाइन का फ़ायदा क्या होता है? आपको बताता है कि आपका ये जो पॉइंट है ये इस वैल्यू से ऊपर आ रहा है। तो ग्रिड लाइन्स वगैरह ये होती है हमारे पास। ये सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर हम एक्सेल पे कोई ग्राफ बनाते हैं, हम उसके अंदर ऐड ग्रिड लाइन्स कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन अलग चीज़ है जो हम एक लीनियर लाइन जनरेट करते हैं, बट ग्रिड लाइन्स क्या होता है? हमारे पास इमेजनरी पार्टीशन होते हैं जो सिंगल फैक्टर को कैलकुलेट करके दे रहे होते हैं, उसका हमारे को एरिया बता रहे होते हैं। ग्रिड लाइन्स का फंक्शन एरिया अंडर कर्व के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है कि हम एरिया अंडर कर्व के अंदर जब हम निकाल रहे होते हैं एरिया या ट्रेपेजॉइडल रूल जो है उसके जरिए हम जब कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है ग्रिड लाइन्स। बट स्टिल अगर हम कोई समहाउ कुछ हम असाइनमेंट दे रहे हैं या कोई साइनॉप्सिस को हटाया जाए कि अगर हम कोई भी हम वो लिटरेचर हम वो समहाउ सबमिट करा रहे हैं, देन उसके अंदर अगर हमारे पास ग्राफ में अगर आप समझते हैं कि आपको ग्रिड लाइन देनी चाहिए तो आप दे सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। बट स्टिल ऐसा ना हो कि ग्रिड लाइन ना ज़्यादा प्रोमिनेंट हो ना ज़्यादा ग्राफ को उल्टा कॉम्प्लेक्स करें, क्योंकि देखिए ना आप किसी भी ग्राफ के अंदर आपके पास कोऑर्डिनेट्स आप प्लॉट्स कर रहे हैं
तो उसमें अगर आप ग्रेड लाइन्स डालते हैं समहाउ ये एक यूज़फुल फैक्टर तो है कि आपको अपने पॉइंट्स का वो बता रहा होता है यार ये इस यहाँ पर इंटरसेप्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये जो है आपको पता चलता है यार ये एरिया तो इतना ही इससे ऊपर आ रहा है। एक आपको इमेजनरी तौर पे आपको समहाउ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन तो बताते हैं, लेकिन ये सामने वाले जो कंज्यूमर है या जो ऑडियंस है उसको एक समहाउ अनअपीलिंग इफेक्ट देगा, वो इतना प्लीजेंट नहीं रहता। तो ये इसके ऊपर है कि आपकी क्राइटेरिया, लेकिन इसको इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं किया जाए। सही। अब आपने देखा फॉर एग्जांपल, अब इसको लेके चलते हैं कि हमने 3 पैरामीटर, हमने देखा कि हमारे पास एक टाइटल हो, टाइटल हमारे पास ये है। टाइटल हमने क्या किया, हमने ब्लड प्रेशर, हमने एक ड्रग का ब्लड प्रेशर, हमने एक ड्रग दी एक पेशेंट को और हमने उसके अगेंस्ट एक प्लेसिबो दिया। ये हमारे पास प्लेसिबो के लिए ये सिंबल यूज़ हुआ है, ड्रग के लिए। सही है। अच्छा हाँ, जो भी आप कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करेंगे उसके लिए कोशिश करें कि अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो उनके सिंबल अलग रखें। कि अगर आप प्लेसिबो के लिए फॉर एग्जांपल डॉट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ड्रग के लिए आप स्टार को रिप्रेजेंट करें। प्लेसिबो के लिए अगर आप स्क्वायर को कर रहे हैं तो ड्रग के लिए आप हो सकता है किसी सर्किल को करें। प्लेसिबो के लिए अगर आप प्लस का साइन कर रहे हैं तो ड्रग के लिए माइनस। तो आप डिफरेंट उसको अलॉट कर दें उसको, ताकि आपको आइडेंटिफाई करना आसान हो। जैसे अब ये आपको पता है ये प्लेसिबो के, सही, आप पॉइंट्स आइडेंटिफाई करते हैं। ये आपको पता है कि जब मैंने ड्रग दी तो उस पेशेंट के जो बीपी लेवल है वो लो हुए। एक्सिस आपने सिलेक्ट किया, आपने टाइम को मेंशन कर दिया, देन आपने यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को मेंशन कर दिया आपने, बिल्कुल बहुत अच्छे खूबसूरत अंदाज में बिल्कुल एक्सिस भी आपने बना लिए डिफरेंट केस के डिफरेंट टाइम पीरियड में। देन आपने जो टाइटल दे दिया। टाइटल का फ़ायदा क्या है, देखिए मोस्टली अगर आप रिसर्च आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसके अंदर अगर जो ग्राफ होता है, ग्राफ के ऊपर एक टाइटल मेंशन होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपके पास जो रीडर है या जो ऑडियंस है वो उस ग्राफ के उस टाइटल को पढ़ के ये अंदाज़ा लगा लेता है कि ये जो ग्राफ है किस सेक्शन से रिलेट कर रहा है। उसको पूरा पेपर नहीं पढ़ना पड़ता। मिसाल के तौर पे अगर वो समहाउ उसको एनालाइज कर रहा है, उसको रिव्यू कर रहा है उस पेपर को, तो उसको काफ़ी ज़्यादा वो इतनी देर में वो लिटरेचर हैंड करे, वो पूरा पेपर पढ़े। वो जस्ट अगर उसको एक ग्राफ का काम है तो ग्राफ के ऊपर जो गिवन टाइटल है उससे वो समहाउ एक नॉलेज अपने ब्रेन के अंदर वो एक जनरेट करता है। देन वो कहते हैं हाँ यार ये सही है। तो आपका टाइटल हो ऐसा कॉन्साइज हो कि आपको ऑडियंस को वो टाइटल पढ़ के ये अंदाज़ा हो कि यार ये ग्राफ ही क्या कह रहे हैं, उसको पूरा आर्टिकल ना पढ़ना पड़े उस ग्राफ को समझने के लिए। तो टाइटल इतना सिलेक्शन ऑफ टाइटल आपके बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो, कॉन्साइज वे के अंदर हो। सही है। अब एक और क्या चीज़ होती है ग्राफ के अंदर, न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन टू द एक्सिस शुड बी अप्रॉक्सीमेटली स्पेड सो दैट नाइसली कवर द एक्सटेंट ऑफ ग्राफ। मतलब आपके पास जो भी वैल्यूज हैं, ये जो ग्राफ का जो मार्जिन है बहुत ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में इसको एक लीनियरली अरेंज करना है। ऐसा ना हो कि आप 4 से 6 का आप ये यहाँ बना दें, इसको मतलब इक्वली आपने उसको कोऑर्डिनेट करना है। आपने जो उसके जो मार्जिन सेट करने हैं या जो स्केलिंग करनी है वो प्रॉपर करनी है। ऐसा ना होगा आप ये ऊपर नीचे दाएं बाएं करना है। If appropriate, a key explaining symbol used for a graph, for example in the previous graph as square is used as a placebo and the positive for the drug। तो इस तरीके से आप डिफरेंट अगर आप वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए आप उस एक डिफरेंट सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप प्लेसिबो के लिए आपने ये बॉक्स यूज़ किया, ड्रग के लिए ये यूज़ किया आपने, एक और ड्रग के लिए आपने स्टार यूज़ कर लिया, एक और के लिए आपने इसके अंदर स्क्वायर के अंदर सर्कल बना के यूज़ कर लिया, एक और के लिए आपने सर्कल यूज़ कर लिया। देन इस तरीके से एक के अंदर आपने डॉट यूज़ कर लिया, एक के अंदर आपने मल्टीप्लाई का ये क्रॉस का साइन यूज़ किया। आपने मल्टीपल सिंबल्स यूज़ कर लिए कि अगर आपका मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो इससे क्या होगा, आपको उसका ट्रेंड समझने में आसान होगा। किसी भी ग्राफ के अंदर आपने ट्रेंड पढ़ना। अच्छा, अगर आप कोई ग्राफ किसी भी साइट या लैब डेटा से जनरेट कर रहे हैं, किसी भी सर्वे की रिपोर्ट से ले रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसके अंदर उसके लास्ट के अंदर उसकी एक्नॉलेजमेंट या उसकी सोर्स ऑफ डेटा को मेंशन किया जाए ताकि एट द एंड उसको वेरीफाई करना आसान हो। अब आपके पास क्या है कि अगर किसी ग्राफ के अंदर एक से ज़्यादा कर्व हो, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक कर्व, 2 कर्व, 3 कर्व, 4 कर्व, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 डिफरेंट बैचेस की टैबलेट्स को का वो लगाया गया डिसोल्यूशन। अब किसी भी ग्राफ के अंदर हमारे देखो सिंबल तो इन्होंने अलग, इसने सर्कल यूज़ किया, इसने प्लस यूज़ किया, इसने स्क्वायर यूज़ किया, इसने क्रॉस, वो तो सही है। बट ये हमारे पास अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। अगर हम इसकी जगह हर ड्रग का, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये जैसे आया है, मैं इसको अलग अलग बना लूँ इस तरीके से, मेरे पास 4 प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट डी।
अगर मैं सबको अलग अलग बनाऊं, लेकिन उसका एक्स एक्सिस का स्केल तो मैंने सेम रखा है, मैं वाई के अलग बनाऊं, लेकिन मैं वाई का एक स्केल बना लेता हूँ सेम, और फिर मैं जब इसको कंपेयर करता हूँ तो समहाउ वो रीडर के लिए या ऑडियंस के लिए इस चीज़ को समझना आसान है। अगर आपके पास मल्टीपल कर्व्स हैं या मल्टीपल लाइंस हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप उस ग्राफ के अंदर देखें 2 से 3 लाइंस तो आप वो बता सकते हैं, उसके अंदर कलर शेडिंग यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट सिंबल। लेकिन अगर 5, 7, 8, 10 लाइनें जो ग्राफ के अंदर मिक्स कर रही हैं, तो अगर आप उन ग्राफ को सेपरेटली बनाए, जैसे प्रोडक्ट ए के डिसोल्यूशन को अलग दिखा दिया, बी के अलग दिखा दी, सी के अलग दिखा दी, तो आपका मार्जिन तो ग्राफ का सेम है, लेकिन आपको ट्रेंड पता चल गया यार इसकी डिसोल्यूशन 45 तक गई है, इसकी गई है 50 तक गई है, इसकी गई है 30 तक गई है, तो समहाउ ये 30% हुआ है, ये 50% हुआ है, तो आपको एक ट्रेंड तो पता चल गया यार सी कौन सा ज़्यादा बेहतर आपके पास वर्क है, वो बी है फॉर एग्जाम्पल। तो आप इसको अलग बनाना ज़्यादा वो बेहतर है। इसके अंदर हमारे पास ये है कि आपके पास जो डेटा हो वो मर्ज ना हो जाए। ऐसा ना हो कि आप एक ही ग्राफ के अंदर 10 से 20 लाइनें डालना, गलत है। आप हर ग्राफ को अलग अलग, उसके अंदर स्केलिंग आप सेम सेट कर दें, आप अलग भी कर सकते हैं, यहाँ भी स्केलिंग कर सकते हैं, और उनको कंपैरिजन करना आसान होता है। देखिए ग्राफ आपके पास क्या होता है कि जो रीडर है या जो आपके पास इसको जो भी कोई XYZ जो इसको रिव्यू कर रहा है, तो वो एट द एंड उस नॉलेज को गेन कर सके। लेकिन अगर आपके ग्राफ ही इतने अच्छे ना हो, तो उल्टा आपकी जो पेपर है, जो आपने सबमिट कराने जा रहे हैं, वो उस चीज़ को मज़ीद बिगाड़ देता है। खैर, कभी कभार हमारे पास ग्राफ के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन को भी इंक्लूड किया जाए। ख़ासतौर पे हमारे पास ये मीन की लाइन होती है, इस तरीके से हमारे पास ये एक्सेल के अंदर हम इसको वो शो करते हैं। देन हमारे पास मीन या वेरिएंस अगर हम शो करते हैं तो हमारे पास लाइन आ जाती है। खैर ये तो टेक्निकल टर्म है, स्टैंडर्ड डेविएशन के पॉइंट को भी थोड़ी देर के नेगलेक्ट किया जाए, सही है। अच्छा, जो ग्राफ की जो आपके पास जो ज्वाइनिंग है वो पॉइंट्स की, वो या तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, स्मूथ लाइन भी हो सकती है। इसके अंदर कोई आपके पास लिमिटेशन नहीं है, बट स्टिल ये आपके पास डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे अगर आप कभी भी आप किसी भी फंक्शन को ज्वाइन कर रहे हैं, किसी भी ग्राफ के अंदर आप किसी फंक्शन को बता रहे हैं या रिलेशन को बता रहे हैं, तो उस केसेस के अंदर कोशिश करें कि आपका ग्राफ स्मूथ लाइन हो, इस तरीके से स्मूथ फंक्शंस के अंदर। फॉर एग्जांपल ये टाइम और कंसंट्रेशन का एक ग्राफ है ब्लड लेवल के अंदर। तो इसके अंदर क्या है कि हमारे को पता चल रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ा, वो ड्रग की कंसंट्रेशन हमारे पास ब्लड के अंदर बढ़ी, देन वो कम हो गई। अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन करता हूँ तो वो मेरे लिए समहाउ एक पैरामिडल या पैरामिड की फॉर्म में ये ग्राफ आ रहा है, जो इतना अपीलिंग नहीं है। ये इसको स्टिल यूज़ किया जा सकता है, इसके ऊपर अपने वो है, लेकिन बुक के अंदर इसके अंदर जो हमारे पास उसके अंदर कहा जाए कि ग्राफ के अंदर जो अपीलिंग इफेक्ट है वो इतना नहीं है। तो इसलिए बेहतर ये है कि हमारे पास स्मूथ कर्व को यूज़ किया जाए। ये आप उसके ऊपर ऑन द प्रैक्टिस आप इसको जज कर सकते हैं कि खैर आपके ऊपर है कि अगर आप अपने हिसाब से कोई भी आप चीज़ को अगर करना चाहें तो आप उस हिसाब से इसको कर सकते हैं, लेकिन स्टिल इसके अंदर ये क्या है, स्मूथ लाइन। अब हम देखते हैं हमने पढ़ा क्या ग्राफ का, उसको हम एक रिवाइज करते हैं। हमने कहा यार हमारे पास ग्राफ में एक्सिस हो, एक्स और वाई एक्सिस, सही है। एक्सिस के साथ उसकी यूनिट्स मेंशन हो, सही है। आपने कहा ये भी बात मुझे समझ आ गई। आपके पास उसके उस ग्राफ का टाइटल हो, सही है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर टाइम है, टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन प्लॉट है, सही है। कंसंट्रेशन की यूनिट है मिलीग्राम पर ml फॉर एग्जांपल, टाइम की यूनिट है मिनट्स फॉर एग्जांपल। उसके आपका स्केल सेट हो, टाइम हो 10 मिनट्स, 20, 30, 40। यहाँ पर आपका कंसंट्रेशन हो 5, 4, 3, 2, 1, 0, सही। इस तरह आपके स्केलिंग सेट हो। ये आपके ग्राफ के अंदर आपके स्केल सेट हो, टाइम हो, टाइटल हो, और फिर आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर आप 2 से 3 आप मिसाल के तौर पे आप 2 प्रोडक्ट का कर रहे हैं, प्रोडक्ट ए का भी आप चेक कर रहे हैं, प्रोडक्ट बी का, तो जो ए को अगर आप फॉर एग्जांपल स्टार्स के तौर पे उसके पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये ए के पॉइंट्स आप प्लॉट कर रहे हैं, तो बी के हों जो पॉइंट्स उसको आप डिफरेंट शेप से प्लॉट करें, फॉर एग्जांपल सर्कल से कर रहे हैं, या आपके पॉइंट किससे, या अगर मैं कोशिश करूँ कि इसको मैं कलर भी चेंज कर दूँ फॉर एग्जांपल, सही है। अब मेरे पास क्या है, मैं पॉइंट अलग से, फिर उसको मैं अगर मैं ज्वाइनिंग करता हूँ तो हो सकता है कि मेरे पास जो ज्वाइनिंग के लिए मैं बी के जो मैं पॉइंट ज्वाइन कर रहा हूँ वो मैं डॉटेड लाइन से करूँ, तो इस तरह से हमारे पास ज्वाइनिंग भी मैटर करती है। बट जो ए के हैं मैं वो हो सकता है मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूँ,
तो डिफरेंट तरीके से आप उस चीज़ को बता सकते हैं। अपने ग्राफ की विजुअलाइजेशन इफेक्ट को इन्हेंस करने के लिए आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं कि आपने ए को अलग कर दिया, देन उसके बाद आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि ये आपके जो रिप्रेजेंट कर रहा है ए को या ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी को। तो ये हमारे पास बेसिक पॉइंट है किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, हमें इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ है कि अगर हमारे पास किसी ग्राफ के अंदर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये रेड भी है, एक और ट्रेंड लाइन है, देन हमारे पास ग्रीन भी है ये, देन हमारे पास पर्पल भी है फॉर एग्जांपल ये, और ये इनके पॉइंट्स है। तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सी एक साथ काफ़ी ज़्यादा लाइन है। तो इस केस के अंदर मैं कोशिश क्या करूँगा कि मैं सबको अगर अलग बनाता हूँ, देन मैं पर्पल का मैं यहाँ पर एक ट्रेंड दिखाता हूँ, मैं ऑरेंज का ट्रेंड यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं रेड का ट्रेंड यहाँ पे दिखाता हूँ, और मैं ग्रीन का ट्रेंड यहाँ पे दिखाता हूँ। तो अगर मैं इन चारों ग्राफ को अलग बनाता हूँ, लेकिन उसका मेरे पास स्केल तो सेम सेट है, तो इसको कंपेयर करना उस ऊपर वाले से कंपेयर करने से काफ़ी ज़्यादा आसान है। और दूसरा, इसके अंदर तो हमारे को पॉइंट को समझना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर तो ईजिली हम समझ लेंगे यार इसका ओरिजिन ये है, इसका इंटरसेप्ट ये, इसका ओरिजिन ये, इसका इंटरसेप्ट ये, या फिर इसके अंदर स्लोप ये। तो अब इसको बासानी रीड अप कर सकते हैं एज कम्पेयर टू वो ग्राफ जिसके आपने वो मल्टीपल साइन जनरेट किए। तो आपको ये इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपने ग्राफ के अंदर मल्टीपल साइंस को यूज़ नहीं करना। अगर आप डिपेंड करता है कि आपके पास 2 से 3 लाइन्स, तो समहाउ आप इसके कर्व के अंदर आप जनरेट कर सकते हैं, या 2-3 वेरिएबल को अगर आप देख सकते हैं। देन ऐसा ना हो कि आपके ग्राफ में इतनी ज़्यादा आप उसके अंदर गोला गंडा बना दें, या आप इतनी ज़्यादा उसके अंदर नॉलेज वो डाल दें कि वो सामने वाला जो है उसको कंज्यूम ही ना कर सके, उसको एब्जॉर्ब भी ना कर सके, तो एट द एंड वो ग्राफ आपका यूजलेस हो जाएगा। सही। अच्छा, हमारे पास होते हैं एक्स वाई स्कैटर प्लॉट या रिलेशन प्लॉट। एक हमारे पास एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पास एक्स वाई स्कैटर ग्राफ क्या होता है। एक्स वाई स्कैटर ग्राफ बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ तो स्कैटर प्लॉट, या जिसको हम AK ऑल्सो नॉन एज एक्स वाई प्लॉट या को रिलेशन प्लॉट, सही है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास 2 वेरिएबल होते हैं, एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल। सही है। इसके अंदर हम कंपेयर करते हैं कि एक्स और वाई वेरिएबल के दरमियान रिलेशन कंपेयर करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक वेरिएबल लिया, एक्स वेरिएबल लिया, वेट को कंपेयर किया। फॉर एग्जांपल आपने कंपेयर किया कोलेस्ट्रॉल से, और आपने डिफरेंट सेट बना दिए इसके, सही है। आपने वेट कंपेयर कर लिया, फॉर एग्जांपल 70 kg, 71, 72, 73, 74, 75, 76 सो ऑन करके आपने जितने भी हैं वो आपने इसकी रेंज बना दी। तो ये इसके कोलेस्ट्रॉल के लेवल आपने 120 से लेके फॉर एग्जांपल 200 तक, 180, 190, 180 के बाद ये इधर फॉर एग्जांपल 160, 140, 120 फॉर एग्जांपल जो भी थे। अब आपने क्या किया, आपने इसके प्लॉट किए, सही है। आपने उसके कोऑर्डिनेट्स के, आपने फॉर एग्जांपल आपका सैंपल साइज था कोई 40 पेशेंट, आपने इसके प्लॉट डाल दिए, सही है। ये कहलाता है एक्स वाई स्कैटर प्लॉट। एक्स वाई स्कैटर प्लॉट से आपको ये पता चलता है, फॉर एग्जांपल ये केस है, एक्स वाई स्कैटर के अंदर आपने कोई चीज़ों को ज्वाइन नहीं करना। जनरली ये आपको डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया देता है कि अब ये देखा जाए तो अगर मैं इसको इमेजनरी, अगर मैं सिंगल लाइन, अगर मैं इसके बीच में से ट्रेंड लाइन गुजारूँ, फॉर एग्जांपल इमेजनरी ट्रेंड लाइन, ये मैं गुजार नहीं रहा, मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर ये एक लाइन दे तो आपको ये पता चलता है कि यार ये जो डेटा है एक्स और वाई वेरिएबल एक दूसरे से को रिलेट पॉजिटिव रिलेशन में, एक के बढ़ने के साथ दूसरी चीज़ बढ़ रही है। ये समहाउ एक आपके पास को रिलेशन इनके बीच एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये उस चीज़ को आइडेंटिफाई या उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है जो आपने टेस्ट परफॉर्म किया। कोरिलेशन का टेस्ट आपने परफॉर्म किया, आपने देखा यार ये इस तरह का प्लॉट आ गया। अब आपने उसकी ये ज्योमेट्री को देख के, आपने इस ग्राफ की ज्योमेट्री को देख के एक कंक्लूजन दी थी कि यार ये जो वेट है ये कोलेस्ट्रॉल के साथ समहाउ डिपेंडेंट है, समहाउ ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल वेट के ऊपर। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से वेट बढ़ने से कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हुआ, जो फैटी वगैरह जो भी साइंटिफिकली वो रीज़न है। अभी मैं उसको मैं थोड़ी देर के लिए मैं स्किप करता हूँ, मैं बात करता हूँ स्टैट्स के तौर पे या बायोस्टैट्स के पोर्शन के लिहाज से। तो आपको इससे पता चलेगा कि यार ये इसके साथ को रिलेट कर रहा है। देन आपके पास फिर उसके बाद आप एक इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं रिग्रेशन की, y =
mx प्लस बी होती है या y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर एग्जाम्पल, या इसको mx प्लस सी, और देन आप उससे आर स्क्वायर का फंक्शन निकालते हैं, वो स्टैट्स के अंदर है। ये हम आगे जाके इसको हम कवर अप करेंगे, लेकिन मेन काम क्या है, आप उस ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन से आपको ये चीज़ समझ आ गई यार ये इस तरीके से हुआ कोरिलेशन ग्राफ में। तो ये हमारे पास होते हैं कोरिलेशन स्कैटर प्लॉट्स। इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल को फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कंपेयर किया, यहाँ पर एक और ग्राफ दिया हुआ है कि आपने फ्रैक्शन ऑफ डोज को कंपेयर किया टाइम रेजोल्यूशन से। फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से बहुत सी चीज़ें, यहाँ पर 5 से 6 वेरिएबल हैं, उसकी फ्रैक्शन और आपने उसको कंपेयर किया, कोई भी कर सकते हैं। लेकिन स्कैटर प्लॉट मोस्टली मैं बात करूँ कि आपके पास समहाउ इनके दरमियान रिलेशन बताता है। सेमी लॉगरिथमिक प्लॉट, अगर आपके पास जो y वैल्यू की वैल्यू अगर ज़्यादा है, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, और वो एक्सपोनेंशियल ट्रेंड में या प्रोपोर्शनल ट्रेंड के अंदर वो वैल्यू करती है, तो आप उस ग्राफ को फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास 1 से 10 का सेम है और 10 से 100 का सेम है, तो अगर आपका y की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है तो आप कोशिश करते हैं कि उसको सेमी लॉग में प्लॉट करें। सेमी लॉग के अंदर डिफरेंस क्या होता है, सेमी लॉग के अंदर हमारे पास जो इसको मैं बात करूँ सेमी लॉग, तो हमारे पास ये तो सिंपल लीनियर होता है ये स्केल या रेक्टिलिनियर, और ये हमारे पास जो होता है लॉग के अंदर होता है। लॉग के अंदर मतलब ये पार्ट जो 10 फैक्टर से होता है, ये भी 10, तो ये 10 पार्ट है, ये 10 पार्ट जिसको हम कहते हैं फॉर एग्जांपल इस केस में हम कहेंगे 2 साइकिल ग्राफ, एक साइकिल ये हो गया, एक साइकिल ये। तो इसके अंदर हमारे पास जो वाई एक्सिस है वो लॉगरिथमिक स्केल के अंदर होता है। क्या हम लीनियर प्लॉट के अंदर सेमी लॉगरिथमिक लीनियर प्लॉट के अंदर हम ये बना सकते हैं? यस, अगर आप लीनियर प्लॉट में जो y की वैल्यू को अगर आप लॉग में कन्वर्ट करें देन आप उसको प्लॉट करेंगे तो आपके पास वो ईजिली प्लॉट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको कन्वर्ट करना नहीं चाहते तो सिंपल आप सेमी लॉग ग्राफ लेंगे देन आप उसके ऊपर अभी वो बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास होते हैं कॉलम चार्ट और पाई चार्ट। कॉलम चार्ट समहाउ रिप्रेजेंट करते हैं बार चार्ट्स को ही, समहाउ आपका डिफरेंट ये ओपीडी के पेशेंट के ट्रेंड को ये बताया। देन हमारे पास जो पाई चार्ट होते हैं वो 360% को 100% की टर्म में बताते हैं। मोस्टली हमारे पास ये इकोनॉमिक्स वगैरह के अंदर ज़्यादा इसका यूज़ होता है। इसके अंदर जैसे मिसाल के तौर पर आपके सिर्फ 5 ब्रांड हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के, कोई भी आपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ले लिया, उसके 5 मैन्युफैक्चर हैं। आपने किसी भी फार्मा के ले ली तो फिर आपने बताया यार ये जो ए है ये इतने % लोग यूज़ करते हैं, जो बी है इसकी मार्केट इतनी है, जो सी है उसकी मार्केट इतनी है। तो समहाउ आपके पास उसके अंदर इस चीज़ को बताया जाता है कि यार कितने % उसका कंज्यूमर है या उसका यूज़र है। तो ये मोस्टली ज़्यादा इकोनॉमिक्स के अंदर यूज़ होता है, बट स्टिल ये हमारे पास भी इसका एक चार्ट है। स्टैट्स के अंदर इस चीज़ को पढ़ना बेहद ज़रूरी होता है। तो ये हमारे पास ये बेसिक्स चार्ट्स हैं जो हमारे पास मोस्टली यूज़ होते हैं। पाई चार्ट के अंदर आप डिफरेंट आप कलर शेडिंग्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। देन आपके उससे बहुत सी अगर कहा जाए कि उसके अंदर आपके पास 3D पाई चार्ट भी होते हैं, जैसे उसके अंदर ऊपर भी उसके अंदर कहा जाए कि अगर मैं यहाँ दिखा सकूँ पाई चार्ट तो इसके अंदर 3D एम्बोजिंग भी इन्हेंस हो रही होती है। तो ये आपके पास पाई चार्ट आ जाते हैं। देन इसके अंदर आपके पास 3D के लिए जैसे इसके अंदर ये दिखाया हुआ है, तो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास है। देन इसके अंदर हमारे पास उसके होते हैं पाई चार्ट की चीज़ से आती है कि अगर हमारे पास सेक्शन 6 से 8 के दरमियान के सेक्शन तो हम एक्सेप्ट करते हैं। देन उससे ज़्यादा जैसे ये है जिसमें मल्टीपल सेक्शन है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अनअपीलिंग है, ये कंज्यूमर या जो ऑडियंस है उसके लिए अपीलिंग नहीं है। बट अगर मैं बात करता हूँ ये 5 से 6 सेक्शन तक है तो ये मेरे पास समहाउ काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल है, मैं इसको एब्जॉर्व कर रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे पास ये जैसे जैसे नंबर ऑफ स्क्वायर या नंबर ऑफ सेक्शंस वो बढ़ते हैं तो इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती रहती है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का जो चैप्टर है इसके अंदर हमारे पास बेसिक्स था कि हमारे पास किसी तरह किसी अच्छे ग्राफ को कैसे प्लॉट कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ों को ख्याल रखा जाए, एक्सिस को सेट किया जाए, हिस्टोग्राम क्या होते हैं, रिलेशन क्या होता है। देन हमारे पास कोरिलेशन ऑफ पाई चार्ट है, एक बेसिक चैप्टर था। इसके ऊपर आप गूगल से भी इसकी आप वो कर सकते हैं। डिफरेंट आप स्टैट्स के अगर आप देखते हैं तो साइट्स अवेलेबल हैं जिसके ऊपर ये ग्राफिकल डेटा विजुअलाइजेशन के नाम से भी इसके ऊपर ये दिया जाता है टॉपिक। देन ये बेसिक था लेकिन इसको जो मैंने फॉलो किया वो सैनफोर्ड से फॉलो किया सेम उसको, तो आप रेफरेंस के तौर पे इस बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं। देन अगर आपको ये हैंड आउट है, ये बुक से ही एक्सट्रैक्ट किया हुआ हैंड आउट है, देन उससे भी आप इस चीज़ को इस हैंड आउट में भी आप पढ़ सकते हैं। जितने भी मेन पॉइंट्स थे उस सबको मैंने ये वो डिस्कस कर दिया। सो होपफुली नेक्स्ट वीक हमारे पास होगी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो अब
अब अभी तक हमने स्टैट्स के अंदर स्टैट्स की बेसिक डेफिनेशंस और हमने डिफरेंट चार्ट्स की विजुअलाइजेशन या चार्ट को हमने समझ देखा कि हमारे पास जो चार्ट की प्लॉटिंग है या हम किसी भी ग्राफ को कैसे प्लॉट कर सकते हैं, हमने वो चीज़ देखी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट होगा उसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी और डिफरेंट हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। होपफुली 2 से 3 लेक्चर के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन को कवर अप करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास ये टॉपिक वो मज़ीद कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। कोशिश करेंगे हम हमारे पास जो बेसिक है उसको हम लेके चलेंगे। सो जज़ाकल्लाह।